हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? तो आज हम लेके आए हैं आपका गैसियस एंड लिक्विड स्टेट ऑफ अ मेटल, लेक्चर नंबर 2 ऑफ गैसियस एंड लिक्विड स्टेट ऑफ अ मेटल। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था कि मैटर कैसे एग्जिस्ट करता है बेटा, किस तरह स्टेट्स मैटर की रहती है, 3 स्टेट्स के बारे में पढ़ा था। और आगे आपको कुछ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में किया था। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या बताई थी? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन द इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन। अब अट्रैक्टिव फोर्सेस की हमने बात की, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जिसमें हमने वैन डर वाल्स फोर्सेस, यूनिवर्सली वीक फोर्सेस। कैसी नेचर है सभी की? सबकी नेचर कैसी है? अट्रैक्टिव नेचर। अब अट्रैक्टिव नेचर के साथ साथ मॉलिक्यूल्स आल्सो एक्सर्ट रिपल्सिव फोर्सेस। मॉलिक्यूल्स में रिपल्सिव फोर्सेस भी होती है बेटा। अब कौन कौन सी कैसे आती है रिपल्सिव फोर्सेस? जब दो मॉलिक्यूल्स जो है दे ब्रॉट टुगेदर, जब उनको हम इकट्ठा लाते हैं एक साथ, ठीक है, क्लोज लेके आते हैं, तो उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस जो है वो डेवलप होना शुरू होती है। किस किस के बीच में? उनकी जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ऑब्वियस नेगेटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच में रिपल्सिव फोर्सेस आएगी। उनके जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियाई है, दो इंटरेक्टिंग एटम्स की जो क्लोजर एटम्स है, उनकी जो न्यूक्लियाई है उनके बीच में रिपल्सिव फोर्सेस आएगी। और जो मैग्नीट्यूड है इन रिपल्सिव फोर्सेस का वो ज्यादा होगा विद डिक्रीज इन डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल्स। मतलब जितने क्लोज पार्टिकल आते रहेंगे, जो एटम्स है वो जितने क्लोज होंगे, उतने ज्यादा रिपल्सिव फोर्सेस जो है बढ़ती जाएगी। इसी वजह से क्या होता है कि जो सॉलिड और लिक्विड्स है दे आर हार्डली टू कंप्रेस। हम इनको कंप्रेस नहीं कर सकते बेटा। इनमें क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस ज्यादा होता है। इवन सॉलिड में तो पार्टिकल इतने नजदीक होते हैं कि सॉलिड जो है प्रैक्टिकली कैसे होते हैं? इनकंप्रेसिबल होते हैं। लिक्विड में तो थोड़ी दूर दूर होते हैं पार्टिकल्स, थोड़ा सा क्या हो जाते हैं? कंप्रेस हो जाते हैं लिक्विड, लेकिन सॉलिड जो है इनकंप्रेसिबल है। इसी वजह से, क्योंकि वहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस जो वो ज्यादा होता है। तो आज भी हम कुछ इसी तरह से बेसिक कंसेप्ट की बात करेंगे जो स्टेट्स ऑफ मैटर में हम पढ़ने वाले हैं। इन बेसिक कुछ चीज़ों का आपको पता होना चाहिए, जिसमें आपको एक और चीज़ बताते हैं। एक और होता है थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी, थर्मल एनर्जी दैट इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू द मूवमेंट और बाय वर्च्यू ऑफ द मूवमेंट और मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, एटम और मॉलिक्यूल्स। एटम और मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी पोजेस्ड होती है किसी भी बॉडी की, किसी भी बॉडी में जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल एनर्जी। एंड दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर का। मतलब अगर थर्मल एनर्जी ज्यादा है मतलब ज्यादा टेम्परेचर है बॉडी का, कम है बॉडी का टेम्परेचर कैसा होगा? किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, किसी भी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। और ये इट इज द मेजर ऑफ, जो थर्मल एनर्जी है इट इज द मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी, मूवमेंट जो पार्टिकल्स का होता है उनकी काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड होता है वो, तो काइनेटिक एनर्जी। और इसको हम क्या बोलते हैं? विच विल मेक द पार्टिकल टू मूव। और ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? थर्मल मोशन। कैसा मोशन बोलते हैं? थर्मल मोशन ऑफ पार्टिकल्स। ये जो एनर्जी होती है जिससे जो एटम और मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं, ऐसे मोशन को क्या बोलते हैं? थर्मल मोशन बोलते हैं। और ये जो थर्मल मोशन है पार्टिकल्स का, ये इन पार्टिकल्स को क्या करता है? अपार्ट करता है, दूर दूर करता है। तो थर्मल एनर्जी क्या करती है? पार्टिकल्स को, इन जो एटम और मॉलिक्यूल्स है किसी भी मैटर्स के,
जिससे वो मिलकर बना हुआ है। ये क्या करता है, पार्टिकल्स को थर्मल एनर्जी सेपरेट करती है, अपार्ट करती है पार्टिकल्स को। तो आगे हम इसको कंपेयर करते हैं बेटा, थर्मल एनर्जी वर्सेस, अगर हम बात करें थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, थर्मल एनर्जी वर्सेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और स्टेट्स ऑफ मैटर देखते हैं हम कि इन दो जो एनर्जी है हमारे पास, थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है या इंटरमॉलिक्यूलर जो एनर्जी है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है बेटा। ये डिसाइड करते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस की, पर्टिकुलर मैटर की कौन सी स्टेट होगी, वेदर इट मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, दोनों में कंपटीशन होता है। अगर हम बात करते हैं कि थर्मल एनर्जी ज्यादा है, थर्मल एनर्जी ज्यादा है, तो पार्टिकल मूव करेंगे और वहां पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो क्या होगी, कम होगी बेटा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम होगी। और ऐसी स्टेट्स जो है मैटर की कौन सी स्टेट बन जाती है, गैसियस स्टेट हो जाती है, जहां पर थर्मल मोशन, जो मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है या मॉलिक्यूल्स है, वो क्या करते हैं, उनके पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, मूव होते हैं, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या होती है, वीक होती है। तो ऐसी स्टेट को क्या बोलते हैं हम, गैसियस स्टेट बोलते हैं। कौन सी स्टेट आ जाती है वो, तो पार्टिकल जो है किस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, जहां पर थर्मल मोशन पार्टिकल का बहुत ज्यादा है और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीकेस्ट है, तो ऐसी स्टेट को क्या बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। अब दूसरी आती है कि थर्मल मोशन जो है, जो थर्मल एनर्जी है वो बहुत कम है, पार्टिकल्स के पास जो थर्मल एनर्जी है, जस्ट वाइब्रेट कर सकते हैं पार्टिकल्स, मूव नहीं कर सकते, और जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ऐसी स्टेट कौन सी स्टेट बन जाती है हमारे पास, सॉलिड स्टेट आ जाती है। कौन सी स्टेट आ जाएगी, सॉलिड स्टेट आ जाएगी। कौन सी स्टेट आ जाएगी, सॉलिड स्टेट ऑफ अ मैटर आ जाएगी। और अगर ये दोनों जो है इन बिटवीन रहती है, मतलब ना तो बहुत ज्यादा थर्मल एनर्जी ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस, तो स्टेट्स ऑफ मैटर कौन सी आ जाती है, इंटरमीडिएट स्टेट, दैट इज लिक्विड स्टेट ऑफ अ मैटर। तो अगर हम देखते हैं तो थर्मल एनर्जी देखिए इस तरह से, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, तो किस में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, सबसे कम किस में होती है, गैस में सबसे कम होती है, गैस की कम होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, उसके बाद कौन सा आ जाएंगे, लिक्विड आ जाएंगे, और उससे कम सबसे ज्यादा किस में आती है, ये सॉलिड में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है इस तरफ क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, गैसेस के पार्टिकल्स में जो फोर्स होती है मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में, एटम एटम के बीच में, वो बहुत कम होती है, उससे ज्यादा जो है लिक्विड्स में होती है, उससे ज्यादा किस में होगी, सॉलिड में मैक्सिमम होती है। और अगर हम थर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो थर्मल एनर्जी में जो है वो किसकी, सॉलिड में सबसे कम होगी थर्मल एनर्जी। जो मोशन होगा थर्मल मोशन पार्टिकल्स का, मूव नहीं करते बेटा, सॉलिड के पार्टिकल डू नॉट मूव, दे डू नॉट लीव देयर पोजीशन, जस्ट क्या करते हैं, अपनी पोजीशन में वाइब्रेट कर सकते हैं, ये मूव नहीं कर सकते बेटा, वाइब्रेटरी मोशन होता है, नॉट ए ट्रांसलेटरी मोशन और अदर थर्मल मोशन नहीं रहता है यहाँ। तो सॉलिड में सबसे कम, उससे ज्यादा किस में रहेगी, लिक्विड में, और सबसे ज्यादा किस में होगी बेटा, गैस में होगी। इस तरफ जो है ये थर्मल एनर्जी और ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये रहता है हमारे पास क्या, कि थर्मल एनर्जी और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये डिसाइड करती है कि कौन सी स्टेट, इनके बीच में कंपटीशन होता है। अब जो ज्यादा होगी डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी, ठीक है, सब्सटेंस विल एक्सर्ट द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ अ मैटर, वेदर इट इज सॉलिड, लिक्विड और अ गैस। तो चैप्टर में हम सबसे पहले करेंगे गैसियस स्टेट ऑफ अ मैटर की बात करेंगे, ठीक है। कुछ बेसिक चीजें आपको आनी चाहिए, पता होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा होगा आपने, क्या होता है कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, एक टेम्परेचर होता है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है बेटा।
मेल्टिंग पॉइंट वो ऐसा टेम्परेचर होता है एट विच द सॉलिड मेल्ट करता है, और बॉइलिंग पॉइंट कौन सा होता है, ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड क्या करता है, बॉइल करता है। ये सिंपल डेफिनेशन है, बाकी रिलेटेड डेफिनेशन हम बाद में करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गैसियस स्टेट ऑफ अ मैटर की। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। गैसियस स्टेट ऑफ मैटर में हम शुरू करने वाले हैं बेटा कि गैसेस होती क्या है। तो सबको पता है देयर आर 11 गैसेस एलिमेंट। हमारे पास हमारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट्स गैसेस है, 11 एलिमेंट्री गैसेस है, जिसमें कौन कौन सी होती है, हमारे पास हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन। इसके बाद हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेनॉन। देखते टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। These are 11 gaseous element। जो एलिमेंट्री गैसेस है कितनी है टोटल, 118 नॉन एलिमेंट से कितने गैसियस एलिमेंट है, ओनली 11 गैसेस है, जिसमें हाइड्रोजन जो है ग्रुप फर्स्ट में है, नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और ग्रुप नंबर 18 की ये सारी नोबल गैसेस है। ठीक है, ये हैलोजन फैमिली में दो ही जो हैलोजन्स होती है वो कैसी होती है, गैसेस होती है। ब्रोमीन लिक्विड है, आयोडीन सॉलिड होता है। तो ओनली 11 गैसेस है। अब गैस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपने जो किए हुए हैं, आपको पता है गैसेस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पास रहते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं हम इनकी शेप एंड वॉल्यूम की बात करते हैं। तो ठीक है, तो गैसेस का नाइदर डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम। और ये सब बताया है आपको, पता भी है आपको कि गैसेस हैव नाइदर डेफिनेट शेप नो डेफिनेट वॉल्यूम। दे विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर। ऑब्वियस है, यहाँ पे शेप ऑफ द कंटेनर नहीं, इनका होता ही नहीं, डेफिनेट वॉल्यूम भी नहीं होता है। हाईली कंप्रेसिबल होती है गैसेस, क्या होती है, हाईली कंप्रेसिबल होती है। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं हम, ठीक है। और एक और नेचर आती है इनकी होमोजेनिटी। गैसेस कैसी होती है बेटा, होमोजीनियस इन नेचर, मतलब दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल अराउंड इक्वल में, कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, होमोजीनियस नेचर है। ठीक है, साथ में दे हैव लो डेंसिटी। डेंसिटी कैसी रहती है इनकी बेटा, लो डेंसिटी होती है एज कंपेयर टू अदर स्टेट ऑफ अ मैटर। कुछ और प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि गैसेस जो है दे एक्सर्ट प्रेशर in the container in which they are placed, या along the side of the container in which they are kept or enclosed, ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। डेंसिटी इनकी क्या होती है, लो होती है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। ठीक है ना, इनको हम गैसेस को क्या कर सकते हैं, लिक्विफाई कर सकते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर और बाय डिक्रीजिंग टेम्परेचर, या कूल करने पर। डिक्रीजिंग टेम्परेचर का मतलब है गैस कैन बी लिक्विफाई बाय कूलिंग और बाय कंप्रेसिंग। कंप्रेसिंग का मतलब है विद इंक्रीज इन प्रेशर गैस को क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। और एक इनकी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आती है जिसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन, कि इंटरमिक्स हो जाती है गैसेस आपस में, क्या हो जाती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज नोन एज अ डिफ्यूजन। तो गैसेस में डिफ्यूजन मैक्सिमम होता है बेटा, यूनिफॉर्मली जो है ये मिक्स हो जाती है। यही रीजन है कि देखिए अगर कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूलर मास है वो 44 है और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास जो है 28। एक नाइट्रोजन एटम का 12 14 होता है, दो का कितना हो गया 20, ऑक्सीजन का कितना है 30। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड हैवी गैस होने के बावजूद भी एटमॉस्फेयर में लोअर लेयर नहीं बनाते। आपने देखा होगा हमारे एटमॉस्फेयर में अगर हम क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है। एटमॉस्फेयर की गैसेज यही है मेनली। अब इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हैवी गैस है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास है 44,
कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 32 और 12 कितना हो जाता है टोटल 44। हैवी होने के बावजूद भी ये हमारे एटमॉस्फेयर में लोअर लेयर नहीं बनाती है। ये किस वजह से क्यों नहीं बनाती है बेटा? इसी डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि सभी गैसेस जो है वो इक्वली क्या हो जाती है, इंटरमिक्स हो जाती है, जिस वजह से इसी डिफ्यूजन प्रॉपर्टी की वजह से क्या होती है, गैसेस इंटरमिक्स हो जाती है। और ये लोअर लेयर हैवी होने के बावजूद भी ये लोअर लेयर नहीं बनती है। एटमॉस्फेयर में कोई भी गैस जो है वो लोअर लेयर नहीं बनाती है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है सभी गैसेस ऑल अराउंड। तो ये कुछ बेसिक चीज, अगर हम बात करें गैसियस स्टेट की बात करते हैं। अब हम कुछ आगे और चीज करते हैं इसमें, मेजरेबल प्रॉपर्टीज। कौन सी प्रॉपर्टीज? गैसेस की मेजरेबल, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, मेजरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। कौन कौन सी मेजरेबल प्रॉपर्टीज? जैसे मास, वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट, विस्कोसिटी, जिनको मेजर कर सकते हैं। तो गैसेस की भी हम ये कुछ मेजरेबल प्रॉपर्टी करेंगे, जिसमें सबसे पहले आती है मेजरमेंट ऑफ मास। भाई गैस का मास हम निकाल सकते हैं, कितना अमाउंट ऑफ गैस हमारे पास है। मास ऑफ गैस जो है हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ऑब्जर्व कर सकते हैं कि मतलब कितना मास है कोई पर्टिकुलर गैस। क्या करेंगे, एक फील्ड कोई कंटेनर जिसमें गैस है उसको वेट करेंगे, उसका वेट करेंगे, पहले उसको वेट करेंगे, फिर उस कंटेनर में से गैस को जो है कंप्लीटली क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, फिर दोबारा से उसका वेट करेंगे, और दोनों सिलेंडर का या दोनों कंटेनर का एक जो है फील्ड है, एक उसको फिर हमने क्या किया बेटा, एम्प्टी किया, उसी सिलेंडर को उसमें से कंप्लीट गैस को एस्केप कर दिया, रिमूव कर दिया। दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या देता है हमारे को, मास ऑफ गैस। मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस कैसे कैलकुलेट करते हैं? फील्ड कंटेनर है, उसको वे करते हैं, ठीक है, दैट इज द डिफरेंस ऑफ द वेट ऑफ द कंटेनर filled with gas and the weight of the container after removing all gas। क्या जाएगा हमारे को, मास ऑफ गैस आ जाएगा। इस मास को हम अमाउंट भी बोलते हैं बेटा। मास क्या है, अमाउंट ऑफ गैस। मास को क्या बोलते हैं हम, अमाउंट ऑफ गैस भी बोलते हैं। और अमाउंट ऑफ गैस को जनरली हम मोल से लिखते हैं बेटा। कैसे कैलकुलेट करते हैं कि इस तरह से लिखेंगे और कैलकुलेट करेंगे टर्म ऑफ मोल। और मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू, जिसको हम एन से लिखते हैं, मोल ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ गैस, जिसको हम एन से लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ गैस। क्या जाएगा, गिवन मास ऑफ गैस डिवाइड बाय द मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ गैस, जिसको हम कैपिटल एम से लिखते हैं। यही होता है ना नंबर ऑफ मोल। तो इस तरह से गिवन मास ऑफ गैस, एक आ जाएंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, अमाउंट ऑफ गैस, मास ऑफ गैस। अमाउंट को कैसे लिखते हैं, मास ऑफ गैस को कैसे एक्सप्रेस करते हैं, जनरली इन टर्म ऑफ मोल एक्सप्रेस करते हैं। तो कैसे निकालते हैं, इस तरह से मोल्स को हम लिख सकते हैं। अब बात करते हैं इसको हम, इसका यूनिट कैसे है, मास कैसे लिखते हैं बेटा, मास को किस में एक्सप्रेस करते हैं। तो मास का यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। ऐसा यूनिट जो होता है इसका, ऐसा यूनिट जो है वो क्या है, किलोग्राम। और जनरली हम स्मॉलर यूनिट भी लिखते हैं इसका, ग्राम, किलोग्राम और ग्राम। और आपको पता है कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 10 raised to power 3 ग्राम के बराबर होता है, 1000 ग्राम के बराबर होता है। ओके, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी करते हैं, मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। अब ये तो मास का पता लग गया कि मास कैसे होता है, मास क्या होता है, गैस का मास की बात कर रहे हैं हम, कैसे कैलकुलेट करते हैं हम।
ठीक है, और कैसे एक्सप्रेस करते हैं मास को इन टर्म ऑफ मोल, आगे बात करते हैं। मास के बाद आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है बेटा? दैट इज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द सबस्टेंस। कोई भी सबस्टेंस है, यहाँ पर गैस की वॉल्यूम की बात करेंगे, द स्पेस ऑक्युपाइड बाय द गैस, वॉल्यूम ऑफ गैस। और वॉल्यूम ऑफ गैस किसके बराबर होता है? आपको पता है कि गैस को जब हम फिल करते हैं तो इट विल ऑक्युपाई द एंटायर स्पेस, अवेलेबल स्पेस जितना भी होता है कंटेनर में, पूरे स्पेस को क्या कर लेती है? ऑक्युपाई कर लेती है। ऐसा नहीं कि भाई सिलेंडर में जाके नीचे छुप जाएगी गैस। अब जब हम देखो, अब हमारे पास एलपीजी सिलेंडर को लीजिए, अब उसमें हम 1 किलो गैस डालेंगे। अब 14 केजी का सिलेंडर है, उसकी कैपेसिटी कितनी है? 14 केजी है, किलोग्राम में लिख रहे हैं हम, ठीक है। 14 केजी का हमारे पास एलपीजी का जो डोमेस्टिक सिलेंडर है वो आता है। अब अगर हम उसमें 1 किलो गैस डालेंगे तो वो नीचे जाके बैठ थोड़ी जाएगी, वो क्या हो जाएगी? वो पूरे के पूरे सिलेंडर में ऑक्युपाई होगी। तो वॉल्यूम ऑफ गैस जो होता है दैट कैन बी एक्सप्रेस, या दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, दैट इज इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। हम क्या बोलेंगे कि इसने 14 जो किलोग्राम वाला स्पेस है वो ऑक्युपाई कर बैठा है, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ गैस। और इसको हम जनरली जो वॉल्यूम का यूनिट होता है वो मिलीलीटर या लीटर, मिलीलीटर और लीटर। अब आपको पता होना चाहिए 1 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। और इसी तरह से 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर। ये कन्वर्सन होता है कि भाई हम 1 लीटर में कितनी गैस आती है? 10⁻³ क्यूबिक सेंटीमीटर। एसआई यूनिट जो है इसका क्यूबिक मीटर होता है। एसआई यूनिट क्या होता है? क्यूबिक मीटर। 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू 10⁻6 क्यूबिक सेंटीमीटर, 10⁻6 सेंटीमीटर। इस तरह से हम वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं और वॉल्यूम को एक्सप्रेस करते हैं, वॉल्यूम ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है वो प्रेशर ऑफ अ गैस या मेजरमेंट ऑफ प्रेशर, मेजरमेंट ऑफ प्रेशर। प्रेशर को मेजर करना है, कैसे मेजर करते हैं प्रेशर? प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। जो प्रेशर है आपको पता है, ऑल गैसेस एक्सर्ट प्रेशर अलोंग द साइड ऑफ द कंटेनर, जिसमें इनको हम प्लेस करते हैं, इनको इनक्लोज करते हैं गैसेस को। जिस भी कंटेनर में रखिए उसकी वॉल के साथ जो है स्ट्राइक करके क्या एक्सर्ट करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। और प्रेशर होता क्या है? फोर्स पर यूनिट वॉल्यूम। पहले सबसे पहले हम बात करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम मेजर करते हैं, एक डिवाइस है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं बैरोमीटर। क्या डिवाइस है हमारे पास? बैरोमीटर। बैरोमीटर क्या बोलेंगे इसको? बैरोमीटर बोलते हैं। बैरोमीटर क्या होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने वाला एक डिवाइस होता है। बैरोमीटर डिवाइस इस तरह से बना होता है, देखिए इसकी कंस्ट्रक्शन क्या होती है। इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है बेटा, लगभग जो है 80 नियर अबाउट 80 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है ये, जिसका एक एंड जो है क्लोज होता है और दूसरा एंड जो है वो ओपन होता है। और जिस एंड को हम डिप करते हैं बेटा मर्क्यूरी, यहाँ पे ये मर्क्यूरी है, ये मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी है, मर्क्यूरी लिक्विड मेटल। इस कॉलम की हाइट कितनी रहती है? ये जो मर्क्यूरी कॉलम बन गया अभी ये मर्क्यूरी यहाँ पे रेज कर जाती है बेटा, रेज कर जाएगी, ऐसे रेज कर जाएगी। यहाँ पर जो खाली स्पेस आ जाएगा वो वैक्यूम है। और यहाँ पर यूजुअली हम देखते हैं
कि अंडर नॉर्मल एट 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम बोलते हैं 273 केल्विन के ऊपर, ये जो मर्करी है यहाँ पे क्या एग्जर्ट हो रहा है, एयर का प्रेशर लग रहा है लिक्विड मर्करी के ऊपर, और लिक्विड मर्करी जो है इस ग्लास के कॉलम में जो है ऊपर रेज कर रही है और कहां तक पहुंच रही है, यहाँ पे 76 सेंटीमीटर तक जा रही है। ये जो ग्लास ट्यूब है, ये हम बात करते हैं कितनी की ली हुई है हमने, अप्रोक्सीमेटली इसकी जो लेंथ होती है वो 80 सेंटीमीटर लॉन्ग ली हुई है। बैरोमीटर है ये, बैरोमीटर में ऐसे ही होता है कि ग्लास ट्यूब होती है, नीचे उसके मर्करी होती है, ऊपर जो है स्केल लगी हुई है, ठीक है, 80 सेंटीमीटर। और नॉर्मल जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है एट 0 डिग्री सेल्सियस और 273 केल्विन में, वो कितना आता है, 76 सेंटीमीटर तक ये रेस करती है मर्करी। इस तरह से ये मर्करी कॉलम जो है यहाँ तक रेस करता है 76 सेंटीमीटर तक, और जिसको हम बोलते हैं बेटा विच इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg, विच इज इक्वल टू 1 एटमोस्फियर। ये प्रेशर हो गया बेटा, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द सरफेस। एक एटमोस्फियर कब होता है, एक एटमोस्फियर का मतलब है 76 और 760 mm ऑफ मर्करी, कि मर्करी जो कॉलम है वो कितना रेस कर जाता है, 76 सेंटीमीटर और 760 mm रेस कर जाता है। तो इसका मतलब है उस पर्टिकुलर स्पेस पे, उस पर्टिकुलर एरिया सरफेस के ऊपर या एरिया के ऊपर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, 1 एटमोस्फियर। तो जनरली एटमोस्फेरिक प्रेशर को हम एटमोस्फियर में लिखते हैं ATM, एंड विद चेंज इन या प्लेस टू प्लेस जो है ये एटमोस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है बेटा। एयर का प्रेशर एक जगह एक समान हर जगह पे नहीं होता है, डिफरेंट होता है। आप जाएंगे, ठीक है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। पहाड़ों पे जाएंगे तो एयर का प्रेशर डिक्रीज करता है, इवन कि सांस लेने में भी, ठीक है, बहुत ह्यूज होती है तो ऑक्सीजन सिलेंडर साथ लेके जाना पड़ता है। जो माउंटेनियर होते हैं दे कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर विद देम, क्योंकि वहां पर एयर तो है कम होती है, ऑक्सीजन कम होती है। अब देखिए इस तरह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं इन टर्म ऑफ एटमॉस्फेयर। अब इसको अगर हम SI यूनिट की बात करते हैं तो बेटा नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें तो जो प्रेशर होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये SI यूनिट आ जाएगा, SI यूनिट ऑफ प्रेशर, जिसको हम क्या लिखते हैं बेटा, इसको लिखते हैं पास्कल, विच इज इक्वल टू 1 पास्कल, PA पास्कल, दैट इज इक्वल टू 1, फोर्स इज 1 न्यूटन, इफ फोर्स इज कितनी है 1 न्यूटन एंड एरिया इज 1 स्क्वायर मीटर, देन द प्रेशर इज इक्वल टू 1 पास्कल, 1 पास्कल। ये बहुत छोटा यूनिट है। गैसेस के लिए क्या होता है, हम बार यूज करते हैं। कौन सा यूनिट यूज करते हैं, बार, और 1 बार इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 बार इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो ये था एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कैसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बैरोमीटर। अब अगर हमने किसी अदर गैस का, जैसे ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, अमोनिया का, है ना, इस तरह से हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का क्या है कैलकुलेट करना है, प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हमारे पास अदर डिवाइस होते हैं इसी तरह के, उनको हम मैनोमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैनोमीटर। ये 2 तरह के होते हैं, एक ओपन लिम्ब होता है, मतलब ये कॉलम जो उसका ओपन होता है, और एक जो है क्लोज्ड लिम्ब मैनोमीटर होता है। किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल गैस का अगर हमने क्या निकालना है, प्रेशर, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, कोई भी उसका पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो जैसे ये हमारे पास कंटेनर है, ये मैनोमीटर है, ये डिवाइस जो होते हैं ये मैनोमीटर होते हैं। इस तरह से इसमें
अब ये जो है मर्करी कॉलम होता है, ये मर्करी कॉलम, अगर ये ओपन है, ये जैसे इसमें मर्करी फील्ड होती है, इसमें मर्करी फील्ड होती है, अगर यहाँ पे एयर आ रही है, ओपन है विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे कोई गैस इनक्लोज कर देते हैं हम, ये इनक्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, यहाँ पे ये, अब क्या पता है आपको कि जो गैसेज होती है, ये एक्सर्ट प्रेशर अलोंग द साइड ऑफ द कंटेनर, इसमें प्रेशर एक्सर्ट करेगी, वही प्रेशर जो है इस मर्करी को मूव करेगी कॉलम में, इस मर्करी कॉलम में जो कि ग्रेजुलेटेड होता है, इसमें क्या लगी होती है, स्केल लगी होती है, वहाँ स्केल में हम प्रेशर मेजर कर सकते हैं कि गैस जो है कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है, इंडिविजुअली कितना प्रेशर एक्सर्ट करती है। विद एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये ओपन लिम्ब होता है, एक हमारे पास क्लोज लिम्ब होता है, क्लोज लिम्ब मैनोमीटर होता है। तो इस तरह से हम गैसेस का प्रेशर जो है वो मेजर कर सकते हैं, चाहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, चाहे फिर इंडिविजुअल प्रेशर। इसी तरह से हम नेक्स्ट बात करते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर होता क्या बेटा, दैट इज द